हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 5वें अध्याय यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो आपका 5वां अध्याय है, जिस पर हम सॉल्व कर रहे थे एमसीक्यू टाइप प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व कर रहे थे इस क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्लास जो आपकी क्लास इस समय चल रही है, ये क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 में सभी कॉलेजों में या सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू हुई है, उसके आधार पर ये क्लास आपकी चलाई जा रही है, जिस पर आज की ये 11वीं क्लास है, और हम इस पर एमसीक्यू टाइप प्रश्न सॉल्व कर रहे थे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स। और जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिस पर हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज ये 5वें अध्याय की दूसरी क्लास है, जिस पर आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम 2021 या 22 के अंतर्गत यानी नवंबर या दिसंबर के माह में आपका जो पेपर होगा उसके लिए बहुत ही कारगर होंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में लागू है, यानी कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर नहीं भी है, अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे या रिटन होगा, तब भी आप ये मानकर चलिए, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको लगभग 80% ये मानकर चलना है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में ही होगा, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो पहले आपका एग्ज़ाम हो रहा था उस पर एमसीक्यू टाइप प्रश्न ही कराए जा रहे थे। ठीक है, तो अभी यूनिवर्सिटी ने कोई अपडेट नहीं निकाला है, इसलिए आपको दोनों मोडों में यानी दोनों मोड में तैयारी करनी है, रिटन बेस पर और ऑब्जेक्टिव बेस पर। ठीक है, इसलिए क्लास आप लोग रेगुलर करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है अमोनिया इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ। तो बताना है कि अमोनिया जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ होता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनियम आयन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बोनियम। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है SN1 मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें SN1 मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो S1 देखिए, जो SN1 मैकेनिज्म है ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो S1 रिएक्शन क्या है, जो SN रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मैकेनिज्म जो होती है यानी क्रियाविधि, SN जो क्रियाविधि होती है क्या होती है, तो वह अब क्रियाएं जिनमें एक नाभिक के स्थान पर, जो नाभिक के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता है। मतलब मान के चलिए जैसे कोई भी नाभिक है यहाँ पर, और इसके जगह पर जो ये यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, जो यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, इसकी जगह पर क्या किया जाए, दूसरा नाभिक स्नेही ऐड कर दिया जाए, और जो वो नाभिक स्नेही होता है यानी यहाँ वाला स्थान है, यहाँ पर स्थानांतरण हो जाए, यानी उसका स्थानांतरण हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसी को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। ये कितने प्रकार की होती है SN रिएक्शन, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला SN1 और दूसरा होता है SN2। ये 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो SN1 रिएक्शन आप समझ गए क्या है। चलिए अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया था SN1 मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। आपको बताना है कि इसका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा। चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस प्रश्न को। 32 नंबर मतलब कह रहा है कि एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस के लिए SN1 मैकेनिज्म यानी SN1 तंत्र में मध्यवर्ती का गठन शामिल है।
यानी मध्यवर्ती का गठन किसमें शामिल है? 32 नंबर प्रश्न। तो इसका हो जाएगा आंसर कार्बोनियम आयन। क्या हो जाएगा? कार्बोनियम आयन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि इनिटेटर ऑफ इन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन। अब आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न का आंसर। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या करता है? सनलाइट और यूवी लाइट की उपस्थिति में हाइलोजिनेशन करता है। ठीक है, एल्केन का जो हाइलोजिनेशन होता है वो सनलाइट और यूवी लाइट के संरक्षण में किया जाता है, यानी इसकी उपस्थिति में किया जाता है। तो ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं हाइलोजिनेशन में एल्केन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है द पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्क, देखिए एंटी मार्को विनिकोक विरोधी जोड़ पूछा गया है कि एंटी मार्कोनिकोक विरोधी क्या है? तो मार्कोनिकोक विरोधी क्या है पहले जान लीजिए। मार्कोनिकाफ नियम जो होता है, मार्कोनिकाफ नियम ये होता क्या है? ये जो मार्कोनिकाफ नियम है ये क्या होता है? तो मार्कोनिकाफ नियम जो होता है वो एक असीमित द्विबंध पर, जो असीमित द्विबंध होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया में जोड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग, जिनमें कार्बन जो होता है वो द्विबंध से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं उनकी क्या होती है? अधिकता पाई जाती है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं मार्कोनिकाफ नियम क्या है। जैसे मान लिया कि एक एल्किल ग्रुप है और ये क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड CH से जुड़ा है, डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ा है। अगर हम इसका क्या करा दें? प्लस HX हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया करा दें तो ये क्या कहलाएगा? ये मार्कोनिकाफ नियम कहलाएगा। इसमें क्या होता है? जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन किस में क्या होती है? अधिकता होती है। देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की अधिकता है इसमें। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन कहलाता है, ये मान जो होता है ये नियम मार्कोनिकाफ का नियम कहलाता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि पेरोक्साइड इफेक्ट मार्कोनिकाफ विरोधी जोड़ क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स। 33 नंबर प्रश्न हो गया है। चलिए 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है द पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकाफ एडिशन इन्वॉल्व। मतलब हिंदी में समझ लीजिए, इसका मतलब ये कह रहा है कि पेरोक्साइड इफेक्ट, देखिए क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट मार्कोनिकाफ विरोधी जोड़ क्या होता है, यानी किस मैकेनिज्म में कराया जाता है? 34 नंबर प्रश्न आप लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है? पेरोक्साइड इफेक्ट जो है मार्कोनिकाफ विरोधी जोड़ का कराया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी लोग। 35 में प्रश्न पूछा गया है एन पेंटेन व्हेन हीटेड विथ AlCl3 एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन टू शो। मतलब ये कह रहा है कि जब एन पेंटेन को AlCl3 300 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तब हमें आइसोपेंटीन और नियोपेंटीन क्या शो करते हैं। जब आइसोपेंटीन और नियोपेंटीन मिलते हैं तो वो क्या दिखाते हैं? वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं? एन पेंटेन जब क्या करता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो एन पेंटेन है वो क्या करता है? AlCl3 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म होता है तो हमें क्या देता है? आइसोपेंटेन और नियोपेंटीन देता है। जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो हमें क्या प्रदर्शित करता है? आपको यही बताना है 35 नंबर प्रश्न में। चलिए 35 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। देखिए ये हमें क्या करेगा? ये हमें रीअरेंजमेंट शो करेगा। क्या करेगा? रीअरेंजमेंट समझ करेगा, यानी मतलब क्या? इसमें जो भी रिएक्शंस लगेंगे रीअरेंजमेंट का रिएक्शन लगेगा। क्या लगेगा? रीअरेंजमेंट का रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न ध्यान देते, पूछा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एग्जाम्पल ऑफ। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसका एग्जाम्पल है? पूछा गया है कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसका एग्जाम्पल है? तो एडिशन रिएक्शन का, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एलिमिनेशन रिएक्शन का, कि रीअरेंजमेंट का? 36 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36 नंबर प्रश्न जो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है, मतलब इनमें से किसके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है, आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनमें से किसके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है, एल्केन के पास कि डी एल्डिहाइड के पास या एल्किल हाइड्राइड के पास, एल्किल एमीन के पास, किसके पास पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। 37 नंबर प्रश्न का आंसर, 37 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग करेंगे, सबके आंसर आना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एल्डिहाइड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब कि जो मेथिल क्लोराइड होती है वो NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, तब हमें कौन सा मैकेनिज्म प्राप्त होता है। एल्किल मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय द मैकेनिज्म, मतलब कि जो एल्किल क्लोराइड होता है वो NaOH सॉल्यूशन के पास रिएक्शन करता है, तो कौन सा मैकेनिज्म प्राप्त होता है, SN1, SN2 या SE1 या SE2, आपको बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म शो करता है। 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न आप लोग बताएंगे क्या प्राप्त होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जब मेथिल क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो उसका जो मैकेनिज्म बनता है, मेथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3Cl प्लस NaOH, तो जो इसका क्रिया विधि होगा यानी मैकेनिज्म होगा वो क्या देगा हमें, वो हमें SN2 रिएक्शन देगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए 39 नंबर प्रश्न ध्यान देते हैं। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हाइलोजिनेशन ऑफ एन एल्किल टेक प्लेस थ्रू द इंटरमीडिएट्स, मतलब पूछा गया है कि एल्केन में हाइलोजन का मध्यावर्ती माध्यम में होता है। जो एल्केन होता है यानी एल्केन जो होता है वो हाइलोजन के मध्यवर्ती माध्यम में क्या प्रदर्शित करता है, यानी क्या शो करता है। 39 नंबर प्रश्न इसका आंसर करेंगे आप लोग। 39 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से करिए। चलिए आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या शो करता है, कार्बन फ्री रेडिकल शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर जो प्रश्न है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है रीमर टीमान रिएक्शन जो होता है ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस एल्कली टेक्स प्लेस द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। देखिए जो रीमर टीमान रिएक्शन होता है वो फिनॉल और क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करता है। जब भी आपको नेमिंग रिएक्शन पूछा जाए और फिनॉल और क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया की जाए तब आप बता देंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, रीमर टीमान रिएक्शन है। ठीक है, तो पूछा गया है कि रीमर टीमान अपक्रिया को फिनॉल और क्लोरोफॉर्म एल्किल माध्यम में जब होता है तो उसका फॉर्मेशन क्या कहलाता है। जो उसका फॉर्मेशन होता है क्लोरोफॉर्म, देखिए रीमर टीमान जब रिएक्ट करता है किसके साथ, फिनोल और क्लोरोफॉर्म के साथ, तो जो उसका रिएक्शन होता है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, जो उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है, आपको बताना है। 40 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कार्बेन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बेन्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है द रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, मतलब कि प्रतिक्रिया मध्यवर्ती कार्बन से क्या उत्पन्न होता है। प्रतिक्रिया मध्यवर्ती कार्बन से क्या उत्पन्न होता है, आपको आंसर करना है 41 नंबर प्रश्न का। चलिए तो ये क्या उत्पन्न होता है, इसमें जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या उत्पन्न होता है, ऑल ऑफ दिस। जब भी प्रतिक्रिया मध्यवर्ती कार्बन से रिएक्शन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें डाईएजोमेथेन भी प्राप्त होता है, कीटोन और CaCl3 C2H भी प्राप्त होता है, यानी ये तीनों रिएक्शन प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर दूसरा 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मार्को निकाप पूछा गया है। मार्को निकाप का अतिरिक्त उत्पाद
मार्को निकाफ का अतिरिक्त उत्पाद स्थिर के निर्माण में निहित है। पूछा गया है मार्को निकाफ एडिशन प्रोड्यूस लाइज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबल। इसकी हिंदी होती है कि मार्को निकाफ का अतिरिक्त उत्पाद मध्यवर्ती स्थिर के निर्माण में क्या निहित होता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। 42 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोकैटायंस। क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायंस राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि पेरोक्साइड इफेक्ट ऑफ एडिशन, क्या पूछा गया है? पेरोक्साइड इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू एल्केन्स अकर्स थ्रू द स्टेबल्स। मतलब कि HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एल्केन से जोड़ने का पेरोक्साइड प्रभाव, क्या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एल्केन से, किसका? एल्केन से एडिशन, एल्केन से जोड़ने का, और क्या पेरोक्साइड इफेक्ट एक स्थिर माध्यम में होता है, एक स्थिर माध्यम में स्टेबल माध्यम में होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपको इसका आंसर करना है 43 नंबर प्रश्न का। 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन रेडिकल शो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 44 नंबर पूछा गया है कि इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द इलेक्ट्रोफिलिक इज, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक कौन से हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब होता है तो इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक कौन से बनाते हैं? तो इसका आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है तो CH3 प्लस चार्ज और CH3CO प्लस चार्ज शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, मेथिल और CH3CO प्लस। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है विच इज नॉट ए न्यूक्लियोफिलिक, इनमें से न्यूक्लियोफिलिक कौन सा नहीं है? 45 नंबर प्रश्न। न्यूक्लियोफिलिक के बारे में मैंने अगली भी 2 वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बता दिया था, एडिशन रिएक्शन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि न्यूक्लियोफिलिक इसमें से कौन नहीं है? NH3 है कि ROR, इसका नाम है ईथर। ठीक है, BF3 है या HOH मतलब H2O। ठीक है, इनमें से बताइए कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, विच इज नॉट ए न्यूक्लियोफिलिक, इनमें से न्यूक्लियोफिलिक कौन सा नहीं है? 45 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी BF3 जो है ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, बाकी ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हेट्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन विद एलाइड, यानी प्रोपेन का हेट्रोलिसिस क्या देता है? प्रोपेन का हेट्रोलिसिस क्या देता है? तो इसका आंसर करेंगे आप लोग 46 नंबर प्रश्न का। चलिए 46 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोपेन का हाइड्रोलिसिस जो होता है वो मेथिल CH3 माइनस आयन एंड CH3CH2 यानी एथिल प्लस आयन्स देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड, यानी पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन इज, मतलब कि एल्किल हैलाइड के रिएक्टिविटीज़ के आधार पर SN2 रिएक्शन का क्रम क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म का क्रम आपको बताना है। तो इसका क्रम मैंने आप लोग को बता दिया है कि सबसे पहले आयोडीन आएगा, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन क्लोराइड और ग्रेटर देन फ्लोरीन, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले आयोडीन, फिर ग्रेटर देन ब्रोमीन, फिर ग्रेटर देन क्लोरीन और ग्रेटर देन फ्लोरीन, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया था आर्थोपैरा डिटैचिंग ग्रुप एमंग द फॉलोइंग, पूछा गया है कि निम्न में से आर्थोपैरा निर्देशन समूह कौन सा है? क्या पूछा गया है? निम्न में से आर्थोपैरा डिटैचिंग ग्रुप कौन सा है, यानी आर्थोपैरा निर्देशन समूह क्या है? तो आर्थोपैरा निर्देशन समूह से आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आर्थोपैरा निर्देशन, तो आप ध्यान रखेंगे यानी ये बेंजीन होती है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं पैरा, मेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आर्थो और पैरा समूह का निर्देश करता है, तो COOH जो होता है वो आर्थोपैरा निर्देशन समूह शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 48 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में दिया गया है, तो आप लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेशन
करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इसका जो हिंदी होगा मैं बाद में बता दूंगा। अगला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन फ्रॉम एथिलीन इज एन एग्जाम्पल, मतलब एसिटिलीन से एथिलीन का निर्माण एक उदाहरण है। यानी एसिटिलीन से एथिलीन का जो निर्माण होता है वो किसका उदाहरण कहलाता है? एडिशन रिएक्शन का, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि एलिमिनेशन रिएक्शन का? चलिए 50 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। इस टाइप के प्रश्न आप लगभग 5 से 6 प्रश्न कर चुके हैं। चलिए इस टाइप के प्रश्न आप बताइए 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। यानी एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन फ्रॉम एथिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूछा गया ज्योमेट्री ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शन में जो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री पूछी गई। चलिए ज्योमेट्री ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन की ज्योमेट्री आपको बतानी है, क्या होगी? चलिए 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनर। यानी ज्योमेट्री ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन इज प्लेनर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देंगे ध्यान। पूछा गया है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नाइट्रोबेंजीन इज, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्या प्राप्त होता है और क्या दर्शाता है? यानी कि मेटा डिटैचिंग दिखाता है कि आर्थो डिटैचिंग दिखाता है कि पैरा? आपको इनमें तीनों में से बताना है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन क्या होती है? नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है? एक बार नाइट्रोबेंजीन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये होती है नाइट्रोबेंजीन आपकी, ठीक है। NO2 जुड़ा होता है, यानी C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है। अब इसमें आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसमें नाइट्रोबेंजीन क्या निहित करता है, यानी क्या मतलब करता है? मेटा डिटैचिंग करता है कि आर्थो कि पैरा? आपको बताइए। मैंने आपको बता के भी दिखा दिया है, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है 52 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरा डिटैचिंग करता है। क्या करता है? पैरा डिटैचिंग करता है। सबसे इलेक्ट्रोफिलिक जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या होता है कि जो उत्पाद होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका क्या होता है? क्रियाविधि में वो ट्रांसफर होते हैं, उनका प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब आर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पर पहुंच जाता है, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो पैरा पोजीशन पर होता है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखिए 53 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है तो उसमें उत्प्रेरक का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? AlCl3 जो होता है वो क्या होता है? उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। तो उसमें पूछा गया द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन का देखिए, जो नेमिंग रिएक्शन है उनका एक वीडियो में बना दूंगा, एक क्लास में ही पूरे नेमिंग रिएक्शन को ख़त्म कर दें। लगभग ये मान कर चलिए 2 घंटे की क्लास होगी और उसमें जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको बाकायदा आपको समझा देंगे एग्जाम्पल से। उसमें उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं और प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या बनता है, कौन कौन से अभिकर्मक उसमें भाग लेते हैं, यानी ये सारी चीज़ मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। इस बार संडे को आपकी नेमिंग रिएक्शन की क्लास होगी, सभी लोग को क्लास रेगुलर करना है, ठीक है। और आपकी क्लास आप सबको पता है कि डेली 8 बजे रोज़ रात 8 बजे होती है। और फिजिक्स का टाइम हमने चेंज कर दिया है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने कहा सर क्लास अपनी 10 बजे कर दीजिए, फिजिक्स की क्लास 10 बजे, रोज़ रात 10 बजे फिजिक्स की क्लास आपकी होगी और रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। तो बराबर क्लास करते रहेंगे और संडे को डेली आपको 2 क्लास होगी और वो किसकी होगी? नेमिंग रिएक्शन की होगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे जिसमें आपको कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट। क्या दिया जाएगा? प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा, यानी कि मॉडल पेपर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है और डेली आपको क्लास रखना है। एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन डेली आपको प्राप्त होता रहे। दूसरी बात, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 का फंक्शन क्या कहलाता है? 53 नंबर प्रश्न आंसर करेंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफिलिक। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका।
अगला प्रश्न पूछा गया है, 54 नंबर पर पूछा गया है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एंड एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन देता है कि बोथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक या रीअरेंजमेंट? तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो होता है एल्किल हैलाइड डिहाइड्रोजनेशन कौन सा शो करता है, यानी कौन सा रिएक्शन हमको देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी RX का डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा, तो हमें क्या देगा? वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का 55 नंबर प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टू वाइनिल क्लोराइड, यानी कि एडिशन ऑफ HCl टू वाइनिल क्लोराइड, यानी वाइनिल क्लोराइड के साथ HCl का रिएक्शन जो होता है वो हमें क्या करता है? 1,1 डाइक्लोरो इथेन देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो आप भी इसका रिएक्शन एक बार कर लीजिएगा, उसका ने इसका कारण खुद में खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन का देखिए क्या करेंगे, वाइनिल क्लोराइड के साथ HCl का रिएक्शन करवा देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1,1 डाइक्लोरो मतलब इथेन। और इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोग बताइए, 55 नंबर पर इसका आंसर करिए, बताइए क्या कारण हो सकता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी शो नहीं करता है, ना इंडक्टिव इफेक्ट करता है, ना रेस्टोरिंग। ये क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन को कंडक्ट करता है। क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन को कंडक्ट करता है, यानी राइट आंसर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन इसमें है नहीं, यानी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न मेरे नन ऑफ दीज दिया हो, अगर आपको आंसर पता है तो आप नन ऑफ दीज लगा दीजिए। बहुत लोग होते कहते हैं अरे इसी तीनों में से होना चाहिए, ये डी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। जो इसका आंसर है उसी पे क्लिक करना, आपको वही आपको फिल करना है एग्जाम में। ये नहीं कि इसमें नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है। और नन ऑफ दीज इसीलिए दिया ही जाता है एग्जाम में कि आप उस पर टिक ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोग ये मानकर चलिए 80% लोग जो होते हैं नन ऑफ दीज पर टिक नहीं करते हैं, 20% लोग टिक करते हैं और उन्हीं का राइट आंसर होता है, ठीक है। तो आप लोग नन ऑफ दीज को हल्के मत लीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए और इसका सही उपयोग करिए। इसका जो सही उपयोग है उसका बताइए, इसका सही उपयोग क्या है? नन ऑफ दीज, यानी आंसर नंबर डी, यही इसका सही उपयोग है कि इसमें से नहीं है कोई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव है किसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपेक्षा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अपेक्षा सबसे अधिक स्टेबल कौन सा है? इसमें कौन सा रिएक्टिव सबसे ज़्यादा अधिक रिएक्टिव है? 56 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी Cl सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 होल थ्राइस CHBr प्लस H2O, CH3 का होल थ्राइस COH प्लस HBr एग्जाम्पल आप, ये मैंने आप लोग को करवा दिया था। ये रिएक्शन कल वाली क्लास में आप ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था। इसका नाम क्या है, इसका अणुसूत्र क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है, इसको आपको बैलेंस करना है। देखिए इस प्रकार के रिएक्शन को बैलेंस करना है, आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। जल्दी बताइए 57 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने कल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग को बता दिया है, तो आप अगली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूछा गया है, द फॉलोइंग कंपाउंड विथ अंडरगोज will undergoes electrophilic substitution more readily than benzene। मतलब कहा गया है, ये बता रहा है कि इन सभी कंपाउंड में से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मोर रेडली बेंजीन की अपेक्षा क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसमें जो बेंजीन होती है वो रेडली देन बेंजीन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या करता है कि वो बेंजीन की अपेक्षा बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब क्या मतलब निकलता है कि इसमें कौन सा क्रिया विधि शामिल होती है जिसके कारण ये अधिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अंडरगोज करता है, यानी रिएक्टिव हो जाता है। चलिए 58 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 58 नंबर प्रश्न का आंसर,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेंजल्डिहाइड। देखिए जब बेंजल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, जब बेंजल्डिहाइड जो होता है जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो वो रेडली देन बेंजीन यानी बेंजीन से अधिक क्रियाशील होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 58 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोफिलिक है, तो NH3 तो है ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का इलेक्ट्रोफिलिक, 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AlCl3। तो NH3 होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। CH3OH क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। Cn- ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये तीनों रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और AlCl3 जो है था ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके लिए भी मैंने आप लोग को न्यूक्लियोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। उसके बावजूद आपको जब संडे की क्लास होगी तो उसमें आपको थ्योरी की क्लास पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो थ्योरी क्लास में आपको बता देंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या हैं, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, इन सब के बारे में एक विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि अगली क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी थी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 59 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग क्या किए हैं, AlCl3 यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफिलिक बताना है 60 नंबर में। अब बताइए इनमें से सबसे स्ट्रांग, जो सबसे मजबूत न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन है, 60 नंबर प्रश्न। इसका आंसर करेंगे तो 60 नंबर प्रश्न में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है वो CH3O होता है। तो सबसे स्ट्रांग यही हो जाएगा, यानी CH3O ये क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो जाएगा, यानी उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसके पास सबसे अधिक होती है। तो 61 नंबर प्रश्न ये भी उसी से संबंधित है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CH3- आयन, यानी राइट आंसर आपका नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने ये मानकर चलिए कि 40 क्वेश्चनों पर डिस्कस की है, डिस्कशन हमारा आज का रहा है, जिस पर हम MCQ टाइप प्रश्न सॉल्व किए। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से संबंधित, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आज ये दूसरी क्लास थी, और अगली क्लास में हम इसके जितने भी MCQs हैं, यानी तीसरी क्लास में सारे MCQs को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और ख़त्म करने के साथ साथ सारी चीज़ों को समझा करके, डिफाइन करके, हर एक ऑप्शंस को आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जो लैंग्वेज है आपका ये इंग्लिश ही है, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको समझाता रहता हूँ, ऑप्शन को, क्वेश्चन को पूरा डिफाइन कर देता हूँ। इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश में विभेद ना करके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझना है, बल्कि हिंदी में समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैं बोलता रहता हूँ। प्रश्न को और ऑप्शन को भी समझाने का काम भी हिंदी में ही करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी लैंग्वेज से दिक्कत ना हो कि हमारा लैंग्वेज हिंदी ही करिए सर, इंग्लिश में भी करिए। देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के साथ आप लोग को डिफाइन करें, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी इंग्लिश समझ में आ गया तो उनके लिए सबसे ज़्यादा, देखिए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज रखता है उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है, हर चीज़ आसान हो जाती है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में विभेद ना करके आप लोग क्लास रेगुलर करिए, और जो आप मुझे लगेगा कि आपको हिंदी में बताना चाहिए, आपके समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही, कैसा आपकी क्लास रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग तक ये वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो हमारी क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास फिजिक्स की क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।